नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। 2022 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव काफी हद तक देश में 2024 की पिक्चर तय करने वाले होंगे। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मूड देश का मूड माना जाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा काफी हद तक प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का भविष्य तय कर देती है। प्रदेश के इस मूड को तय करते हैं विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय में बटे हुए मतदाता, और इसी का फायदा उठाते हैं सभी राजनीतिक दल। तो चुनाव आते ही विकास और तरक्की की बातें करने वाले ये दल जातिगत सम्मेलनों के जरिए वोटरों को साधने में जुट जाते हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, निषाद, दलित और लोध जैसों के नाम पर शहर शहर सम्मेलन शुरू हो जाते हैं। सभी दल यूं तो विकास की बातें करते नजर आते हैं, लेकिन वोटों के लिए जातियों के दरवाजे पर नतमस्तक दिखाई देते हैं। कहीं ब्राह्मणों के नाम पर प्रबुद्ध सम्मेलन है, कोई दलित सम्मान यात्रा के माध्यम से दलितों को लुभाता है, तो कोई निषादों को साधता हुआ नजर आता है। आज लोकतंत्र में अहम मुद्दों को छोड़कर प्राय सभी राजनीतिक दल जाति समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव विकास, शिक्षा, सड़क, कानून व्यवस्था, अपराध जैसे तमाम मुद्दों से दूर जाति धर्म पर आकर टिक गए हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गए हैं। सपा और बसपा ब्राह्मण और दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए रैलियां और बैठकें कर रही हैं, तो वहीं यूपी की सत्ता से बेदखल चल रही कांग्रेस ने फिर एक बार अपने परंपरागत दलित और पिछड़ी जातियों को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। तो कांग्रेस 3 अगस्त से पूरे यूपी में दलित स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी की ओर से राज्य सरकार को अगले 10 दिनों में दलित उत्पीड़न रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को लेकर अल्टीमेटम दिया जाएगा। वहीं बीजेपी अपने विकास कार्य की रिपोर्ट को लेकर जनता तक पहुंचने का काम कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि विधानसभा के रण में मतदाता क्या एक बार फिर जातियों के भंवर में फंसेगा, या वो इन सब से बाहर निकलकर वाकई विकास के संग होगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जातियों को साधने की जो कवायद है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और उसी लिहाज से अब कांग्रेस 3 अगस्त से पूरे यूपी में दलित स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही है। तो पार्टी की ओर से राज्य सरकार को अगले 10 दिनों में दलित उत्पीड़न रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को लेकर अल्टीमेटम भी दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विकास कार्य की रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो इस बार चुनाव में जनता के बीच जाएगी। तो सवाल यही है कि विधानसभा के रण में मतदाता क्या जातियों के भंवर में फंसेंगे, या फिर इनसे इतर विकास के नाम पर वोट डालेंगे। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साक्षी दिवाकर, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर DS मिश्रा, नेता बीएसपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुनील कौशिक जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। जातियों को लेकर एक बार फिर हम आज चर्चा करने बैठे हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश का जो जातीय समीकरण है उससे तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे। विकास के जितने भी दावों की अगर बात की जाए, उन तमाम दावों की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है जातीय समीकरण इतना ज्यादा उभर कर सामने आ जाता है कि तमाम जो विकास के दावे हैं या तमाम जो और ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, सड़क, कानून व्यवस्था, अपराध जैसे जो तमाम मुद्दे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं लुप्त हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं साहिल जी, देखोगे ना आप कि हर पार्टी चुनाव से पहले 1 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले की बात करें, तो सारे लोग विकास की बात करते हैं। और सारे राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में बैठे हों, सारे लोग कहेंगे कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें विकास को लेकर के होती हैं। और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा हो, चाहे उनकी बिजनेस से संबंधित मुद्दे हो, तमाम मुद्दों की बात राजनीतिक दल करते हैं। और जैसे ही जैसे चुनाव नज़दीक आता जाता है, वैसे ही वैसे सारे राजनीतिक दलों को जातियां याद आती रहती हैं। किस जाति का वोट मिला पिछली बार, इस बार नहीं मिला, पिछली बार किस जाति के साथ गठबंधन रहा, OBC हमारे साथ है कि SC हमारे साथ है कि सवर्ण किसके, ये सारी चीज़ों की चर्चाएं होती रहेंगी और होती हैं। क्योंकि राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं ये डर भी सताता है कि ऐसा ना हो कि कोई भी राजनीतिक दल की ऐसी स्थिति हो जाए कि कोई भी जाति का
कोई भी संगठन हो वो कहीं हमसे नाराज ना हो। और हम पिछले 3 चुनावों की यदि बात करें 2007 और 12 और 17, तो देखेंगे कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था में देखने को मिली कि जो भी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत के साथ आया वो अगली बार सरकार से तो बहुत दूर चला गया, मतलब विपक्ष में बैठने की हैसियत उस राजनीतिक दल की नहीं रही। और कहें कि एक मजबूत जो विपक्ष होता है उसकी भी हैसियत विपक्ष गंवा बैठा। तो ये उत्तर प्रदेश को समझना पड़ेगा सारे राजनीतिक दलों को। और ये कोई ये न रहे कि मेरी सरकार है तो अगली बार मेरी सरकार आएगी। चाहे 2007, 12 और 17 का हम देखेंगे कि जो राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी 2012 में आई, बहुत अच्छे काम किए, युवा चेहरा था, बाहर से पढ़ा लिखा चेहरा था, सारे लोग भरोसा किया। लेकिन 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं टिक नहीं पाई। और शासन को चलाने की बात कहें तो जहां मायावती जी की चर्चाएं होती थी कि जिस तरीके से सख्त प्रशासक के रूप में उनको जाना जाता था और लगता था कि मायावती जी को नहीं दोबारा 2012 में वापस आएंगे, लेकिन 2012 के इलेक्शन की यदि हम देखें तो वो दूर दूर तक सत्ता के नज़दीक नहीं थी। तो ये देखना पड़ेगा राजनीतिक दलों को। और निश्चित तौर से जो हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि ब्राह्मणों की तरफ आकर्षण हुआ है राजनीतिक दलों को। और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी चाहे परशुराम की मूर्ति को लेकर के चर्चा में करें, चाहे मिश्रा जी ब्राह्मण सम्मेलन की बात करें, चाहे अखिलेश जी 5 नेताओं से, ब्राह्मण नेताओं से मिलने की बात कहें, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र में हुआ उसमें भी आपने देखा कि ब्राह्मणों का क्या क्या स्थिति रही। तो ये बातें रहेंगी और ये राजनीतिक दल समझते रहेंगे कि 2007 में। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात होगी तो जातीय समीकरण यहां पर निकलकर सामने आएगा ही आएगा। असंभव है कि जातियों की बात ना हो और सिर्फ विकास के नाम पर वोट यहां पर जनता से मांगे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना, 2007 में जहां सोशल इंजीनियरिंग की बात बसपा ने की, सत्ता में आई, और जहां 2012 में अखिलेश यादव जी साइकिल यात्रा को लेकर के जब निकले, युवाओं में जोश था और लगता था कि नहीं कोई एक ऐसा युवा चेहरा आया है जो प्रदेश को बदल देगा। और जिस तरीके से जाति समीकरण को साधने का प्रयास किया उन्होंने कि कई ब्राह्मणों को टिकटें दी और ब्राह्मण जीत के भी आए, और जो सामंजस्य बैठा वो समाजवादी पार्टी सत्ता के नजदीक आई और 2017 के चुनाव में भी सारे लोगों ने देखा। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं किसी को हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाईपास नहीं कर सकते। सारे राजनीतिक दलों को, सारी जातियों के नेताओं को साधना पड़ेगा। और निश्चित तौर से मुझे लगता है कि ये भी मुझे विपक्ष की मांग होनी चाहिए कि आखिर में जिस जाति के वोट की बात कर रहे हैं, मांगने की बात कर रहे हैं, उस जाति के लिए आपने क्या किया? श्वेत पत्र लेके तो आइए कि वास्तव में आप ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों के लिए आपने किया क्या? क्या वास्तव में 30% के आसपास ऐसे मंदिर हैं जहां प्रशासक नियुक्त हैं, वहां सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया? तमाम ऐसे, बहुजन समाज पार्टी इस बात की लेकर के कहेगी कि जब मुकदमे लगे 310 के ब्राह्मणों के ऊपर तो क्या उस पर माफी मांगेगी? क्या वो अपने समर्थक और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करेगी कि वो 310 के मुकदमे ब्राह्मणों के खिलाफ लगे हुए थे वो वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? समाजवादी पार्टी की बात करिए तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो क्या इस बात के लिए माफी मांगेगी कि तमाम ब्राह्मण के लोगों के किडनैप हुए थे, वसूलियां हुई थी, क्या उसके लिए वो माफी समाजवादी पार्टी मांगेगी? क्या भाजपा की सरकार इस समय है, तमाम ऐसे निर्दोषों के इनकाउंटर हुए जिनके खिलाफ एक भी मुकदमे नहीं थे, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं, क्या भाजपा उनके लिए माफी मांगेगी? केवल और केवल ब्राह्मणों की, दलितों की, ओबीसी की बात करना और उनके साथ आपने किया क्या वास्तव में आपने अपनी सत्ता में आने के बाद उनको भिड़वाने का काम किया? एक दूसरे के शोषण के लिए जो बढ़ावा देने की बात की, या निश्चित तौर को उसके साथ आप लोगों ने न्याय किया? इस बात की तो चर्चा कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा कौशिक जी आपने कि यहाँ पर जातियों को साधने की कवायद में तो तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, लेकिन उन जातियों के लिए वो कर क्या रहे हैं ये भी यहाँ पर निकलकर सामने आना बेहद जरूरी है। अंशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंशु अवस्थी जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशु जी आपसे ही जानना चाहेंगे, परंपरागत वोट बैंक की तरफ अब एक बार फिर से कांग्रेस का रुझान दिखाई दे रहा है, दलित और पिछड़ी जातियों को साधने की कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश में इस समय डिबेट्स चल रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर, तो मैं बिल्कुल सुनील जी की बात से पूरी तरीके से अपने आप को जोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के डिबेट्स लाए जाते हैं। ब्राह्मण कभी इस तरीके के डिबेट के आधार पर अपना मन नहीं बनाता। ब्राह्मण समाज पिछली भाजपा की सरकार में जो कृत्य श्री आदित्यनाथ जी ने किए हैं उनको लेकर वो अपना मन बना चुका है। कांग्रेस पार्टी दलितों की और वंचितों की और शोषितों की लड़ाई इसलिए लड़ती है। नहीं तो अंशु जी आपको क्या लग रहा है कि ब्राह्मण अपना मन बना चुका है इसलिए अब कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक की तरफ रुझान दिखाया है? देखिए,
कांग्रेस जो है, कांग्रेस के लिए ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस के लिए ब्राह्मण एक परिवार का सदस्य है और परिवार के सदस्यों के साथ साथ जो शोषित, पीड़ित, दलित, दबे कुचले लोग हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। ओबीसी समाज के नौजवान देखिए शिक्षक भर्ती में किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में जो भ्रष्टाचार किया है श्री आदित्यनाथ जी ने, उनके पदों को समाप्त कर दिया है। तो ये जो डिबेट्स हैं, ये दरअसल सारे न्यूज चैनल सब इसीलिए कर रहे हैं कि जिससे बेरोजगारी की बात ना हो। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 दिन से एम्बुलेंस चालक धरने पर बैठे हैं, 23,000 एम्बुलेंस चालक, उनकी बात माफ कीजिएगा अंशु जी, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं आपसे, क्योंकि ये डिबेट्स यहां पर इसलिए हो रही है क्योंकि जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो जातिवाद से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अगर विकास की बातों को लेकर यहां पर मुद्दे होते तो उन पर चर्चा हम कर रहे होते, लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग जातियों को साधने की कवायद में यहां पर जुटे हुए हैं। अब आपकी तरफ से भी यहां पर दलित स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, जबकि इससे पहले तक हमने जब भी चर्चा की है तब आपकी तरफ से यह कहा जा रहा था कि हम किसी भी एक जाति को साधने की कवायद यहां पर नहीं करते हैं, तमाम जातियों को हम एकजुट लेकर विकास के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अगर आपको अपनी बात रखनी है तो मुझे नहीं, तो आप गलत बात मत कीजिए ना अंशु जी। देखिए, अगर आप गलत बात करेंगे, गलत ट्रैक पे जाएंगे तो मैं आपको रोकूंगा। क्या नहीं करेगी ये आप नहीं तय करेंगे। नहीं, ये आपने तय करके हमें बताया है। बिल्कुल, हम तय करने वाले नहीं होते, लेकिन आप हमें बताएंगे कि कांग्रेस चाहती क्या है। या तो कांग्रेस ये, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ आपको जातियों को नहीं साधना, दूसरी तरफ आप एक पर्टिकुलर जाति को लेकर आंदोलन यहाँ पर चला रहे हैं, यात्रा चला रहे हैं। हाँ, सुनिए पहले। नहीं, बात ही सुनने के लिए हमने बुलाया, लेकिन गलत तरीके से आप हम लोगों के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते ना। हाँ, ठीक है, मैं नमस्ते करता हूँ, आप अपना भाषण चालू रखिए। नहीं, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप डिबेट में शामिल नहीं होना चाहते या कुछ नहीं कहना चाहते, वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल, आप स्वतंत्र हैं कि मैं आपके मन की बात करूं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल, तो आप भी ये मत कहिए कि मैं आपके मन के हिसाब से क्वेश्चन पूछूं, ये भी नहीं हो सकता ना सर। बिल्कुल, मैं अपनी प्रतिक्रिया, तो मैंने आपसे सवाल पूछा, आप उसका जवाब दीजिए। आप हमारी पत्रकारिता पर या डिबेट्स पर आप ऐसे सवाल खड़े नहीं कर सकते ना सर। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश के लोगों के मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, तो मुद्दों पर बात कीजिए आप। राजनीतिक दल नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं ताकि रोजगार के मुद्दों पर चर्चा ना हो। अरे कमाल है, अगर आपने कोई डिबेट रखी है हाँ, और अगर हम कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं हाँ, तो आपको उसको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सुनने के लिए आपको सर बुलाया ही इसलिए गया है। मेरा सीधा सवाल आपसे था। नहीं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप बात नहीं जाने दे रहे। अगर आप गलत तरीके से जवाब देंगे तो मैं बिल्कुल इंटरप्ट करूंगा सर। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आप सीधा जवाब दीजिए, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आप करिए, वो आपकी मर्जी है सर। अगर आप कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है अंशु जी, अगर आप नहीं कहना चाह रहे कुछ भी, ठीक है। साक्षी जी, आपका रुख करेंगे। साक्षी जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अब यहां पर अपना परंपरागत वोट बैंक साधने की कवायद यहां पर शुरू कर दी गई है, और जिस तरीके से आपने देखा कि सवाल पूछा जाता है तो काफी ज्यादा बौखला जाते हैं यहां पर हमारे जो प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए थे, क्या कहेंगी? देखिए, मैं बस इतना यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी है, बस वही एकमात्र पार्टी है जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की जाती है। बाकी अन्य सभी पार्टी आप विगत वर्षों में भी देखिए कि किस तरीके से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे विभाजित करती आई है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये जातिगत सम्मेलन रखते हैं। आज हमारे कल गृह मंत्री जी आए थे, अमित शाह जी, उनके एक भाषण में आपको कहीं भी जातिगत किसी प्रकार का भेदभाव नहीं नजर आएगा, क्योंकि भाजपा जो भी योजनाएं बनाती है वो इस प्रकार की बनाती है कि जिससे सब जाति का, सब धर्मों का भला हो और हर गरीब तक वो योजना पहुंचे। तो हम किसी प्रकार का भेदभाव में विश्वास नहीं रखते, और यही हमारा आने वाले इलेक्शन में मुद्दा रहेगा कि हम सबका साथ, सबका विकास को लेके चले और उसी के साथ में हम जनता के बीच में जाएं। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता भी हमारा साथ देगी और हमें फिर से एक प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा 2022 में सरकार बनाने का मौका दे। लेकिन साक्षी जी, लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो साथ ही साथ एक तरफ यहाँ ब्राह्मणों को साधने की कवायद की जा रही है, साधु संतों के आगे पीछे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी घूमती हुई नजर आती है, इस पर क्या कहेंगी? जो साधु संत है वो हमारा आस्था का केंद्र है। हम हमेशा से उनके आगे अपना सिर झुकाते आए हैं और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो उसी क्रम में वो कार्यक्रम हुआ था, और ये इस पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ था। लेकिन हम किसी प्रकार का दलित सम्मेलन या किसी प्रकार का ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। हम उसके माध्यम से हर वर्ग में, हर जाति में, हर
सब गरीबों के बीच में जाएंगे, पूरी जनता के बीच में एक ही कार्यक्रम के माध्यम से जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे कि हमारी जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में अगर कोई पात्र व्यक्ति है जो योजना का अभी लाभ नहीं ले पाया है ताकि वो भी ले सके। ठीक है, कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर दलित स्वाभिमान यात्रा यहाँ पर निकालने की कवायद जो है वो तेज हो गई है, अल्टीमेटम देने की बात की जा रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं अपनी अपनी जातियां यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों ने चुन ली है और उन्हीं को साधने की कवायद यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है? देखिए, राजनीति में आप जाति हो धर्म हो इसको अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रत्येक व्यक्ति इसको धारण कर रहा है और कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट जातियों को लेके ही संविधान के अंदर जो है वो आपने अनुच्छेद 16 भी देखा, 14 भी देखा, 15 भी देखा, तो ये आखिर किसके लिए है? तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। अब रह गई बात ये कि जहर कौन बोल रहा है, मेन चीज इस पर है कि जहर कौन बोल रहा है। अगर किसी समाज के साथ, किसी जाति के साथ, किसी विशेष भाषा भाषी के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया किया जाए, किसी मजहब के साथ, तो आवाज तो उठानी पड़ेगी जी। और दिवाकर जी कह रही थी कि भाई देखिए हम लोग तो सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, तो चक्कर ये कि 5.5 साल से आप सम्मेलन ही कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन होने के पहले भी 2017 के आप सम्मेलन कर रहे थे और आप 2019 के भी चुनाव से पहले सम्मेलन कर रहे थे। अब अगर आपकी याददाश्त छुट्टी हो तो हम नहीं जानते, लेकिन आपने बकायदा जातियों के अलग अलग सम्मेलन किए, यादव का भी सम्मेलन किया था, शायद आप भूल रहे हैं, रामनिवास यादव जी के उसमें हुआ था, तो इन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता है लखनऊ के। तो मैं ये चीज इसलिए कहना चाहता हूँ कि देखिए हो सकता है साक्षी जी को न पता हो कि 2019 में उनकी पार्टी क्या कर रही थी जी। और सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है आपकी। आप जब अपने प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित करते हैं तो उसके पदाधिकारी और जो सदस्य हैं उनके नाम के आगे उनकी जातियां लिखते हैं, उनका धर्म लिखते हैं जी। तो आप हमें बताइए ना कि ये विभाजनकारी नीति जो आपने अपने पार्टी के अंदर रख कर रखी है किस चीज को साध रहे हैं। और वाह रे वाह, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, अगर संसद के अंदर हमारे लोकतंत्र के मंदिर में वो व्यवहार ना किए होते, बाहर करते तो कोई बात नहीं, सभी राजनीतिक दल करते, लेकिन कुछ जगह होती है जहां पे छोड़ देनी चाहिए, वहां से आप उस पद पे बैठ करके सुशोभित नहीं होते हैं कहते। अगर हम कह रहे थे कि पेगासिस पे जांच हो जाए, अगर हम कह रहे थे कि पहले श्रद्धांजलि हो जाए किसानों की, या कोरोना के अंदर जो हमारे नागरिक नहीं रहे, तो आपने उसे नहीं, आपको परिचय जरूरी था और परिचय बताते समय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमने ओबीसीज को, हमने दलितों को, हमने अपनी बहनों को, तो इसके मतलब 7.5 साल से आप नहीं दे रहे थे, अब दे रहे हैं, तो 7.5 साल जो नहीं दिए उसका कौन भरेगा? उतना अपमान आपने क्यों किया 7 साल तक? तो ये सब चीज के बाद भी मैं कह रहा हूं, जब जातिवाद का जहर आप वहां बैठ के घोल रहे थे तो साक्षी दिवाकर जी कन्नी कैसे काट सकते? कहे ना कि हम हैं। और जिस तरीके से इन्होंने दलितों के साथ किया, जिस तरीके से इन्होंने ब्राह्मण विशेष के साथ, वर्ग विशेष के साथ किया, और साथ ही साथ तमाम ओबीसीज का तो आप खुद देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, देखिए हमने इतना ओबीसीज को हिस्सेदारी दे दी, इतना मंत्रिमंडल में विकास कर दिया। अभी आप देखिए हमारे 93,000 जो शिक्षक थे वो भी बैठे हुए हैं, लाठी खा रहे हैं, और जो 69,000 शिक्षक थे वो भी लाठी खा रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग आयोग साथ खड़ा है कि भैया हाँ 27 की जगह आपने 4% ही दिया है। तो संवैधानिक मसले भी और संविधान को भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। ओबीसीज की इस तरीके से आप छाती दल रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने साहब इतने मंत्री बना दिए इसलिए अब सारे लोग खुश हो जाओ, सबका कल्याण कर दिया। अरे आप जनता का कल्याण कीजिए। अपने यहाँ पार्टी के किसी व्यक्ति को मंत्री बना देंगे तो उससे उसका अपलिफ्टमेंट हो गया, लेकिन आपने 3.5 महीने में कौन सा अपलिफ्टमेंट वो अपने समाज के लिए कर देगा? तो ये जनता के आंख में साक्षी दिवाकर जी, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम ये कहना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के साथ जितना जघन्य अपराध कर रहे हैं, संवैधानिक चीजों की अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विधि विरुद्ध काम कर रहे हैं, लाठी मरवा रहे हैं, सर खोलवा रहे हैं, हाथ तोड़वा रहे हैं हमारी बहनों का जो ओबीसीज पे बैठी हुई है, और अपने ही संवैधानिक आयोग पे जिसको उन्होंने नियुक्त किया उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जिनको जनता बताएगी, दुलिया साहब
इनको जनता बताएगी। और सम्मेलन और रणनीति हर पार्टी करती है और करती रहेगी। ये कोई बड़ा हिस्सा नहीं, बड़ा हिस्सा इस बात की है कि डिबेट की अगर टॉपिक वाकई भारतीय जनता पार्टी चाहे तो हम सब उसी पे कर सकते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, लेकिन इस पर ये जाएंगे नहीं। ठीक है, डॉक्टर DS मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया का दोष नहीं देखता, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मिश्रा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अब दलित स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही, कैसे देखते हैं? जल्दी से देखिए, अभी हमारे भाई कौशिक जी जो है बड़ी सच बात कर रहे थे। हाँ, जो हमारे देश का जाति और धार्मिक तंत्र है, इससे आप उबर नहीं सकते हो। एक मतलब बहुत व्यावहारिक सच्चाई है। अगर कोई मंच पर आकर के झूठ बोलता है तो झूठ बोले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा अगर इस तरह की चीजों को नकारती है तो नकारती रहे, लेकिन इसकी नींव आज नहीं पड़ी। सन 1919 में जब हमारे आजादी के पूर्व ही अंग्रेजों ने इस तरह का बीज बोया, जब संवैधानिक सुधार की बात आई तो उन्होंने इस तरह का सिस्टम अपनाया कि एक स्मिथ नाम के अंग्रेज हैं जिनकी पुस्तक में लिखा गया था कि अगर इस तरह की चीजें आएंगी तो आने वाले दिनों में ये लोकतंत्र टूट जाएगा। वो उनका बीज बोया है और उन्होंने ही देश के बंटवारे का बीज बोया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जातीय आधार पर वोट मांगे जाते हैं, जातीय आधार पर प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं और जातीय आधार पर एक एक चुन करके एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज कार्यकर्ता लगाए जाते हैं। इस चीज को अगर बीजेपी मना कर रही है तो ये सरासर झूठी पायो है। तीसरी चीज रही जैसे हमारी पार्टी की बात, हम लोगों का क्या है कि जो हमारे समाज के दलित वर्ग है जिसको हर जगह उपेक्षा मिली है, बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, उनके उत्थान के लिए हमेशा सतत प्रयासरत हैं। अब इसको अगर आप जाति आधारित मान लें, लेकिन समाज को अगर चलाना है तो ऊपर के तबके को, नीचे के तबके को सामंजस्य बनाना पड़ेगा। अगर सामंजस्य बनेगा तभी हमारा भाईचारा बनेगा और यही हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। इसको जातीय आधार पर नहीं मानना है, इसको सामाजिक आधार मानिए, क्योंकि हम निश्चित तौर पर सामाजिक आधार पर चुनाव लड़ते हैं। सामाजिक आधार पर ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और जब समाज में सहिष्णुता और प्यार रहेगा तभी विकास के रास्ते के खाका हम खींच पाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं और ब्राह्मण समाज जो इस समय उत्पीड़ित है उसके लिए हम लोग हर तरीके से अपनी पार्टी, हमारी बहन कुमारी मायावती जो माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी पूरे प्रदेश में एक अलग जगह रहे हैं और जिसके नाते सभी दलों के पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया है। अब कब तक ये दर्द इनका रहेगा? जब हम 2022 में हमारी सरकार बनेगी तब। रही बात सपा की, तो जाति आधारित पर्टिकुलर जातियों के लोग उसमें रहते हैं। आज आने वाले जितने भी चुनाव हुए वो नौकरियां मिली, उसमें मैक्सिमम सारे ओबीसी के कोटे को उन्होंने एक विशेष उसको दे दिया। इस तरह की चीजें कतई झुठलाई नहीं जा सकती हैं, लेकिन हमारी पार्टी निश्चित तौर पर सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए काम कर रही है और उसी सामाजिक सौहार्द के आधार पर हम 2022 में फतह करेंगे। ठीक है मिश्रा जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए ही हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा की दोबारा से शुरुआत करते हैं। कौशिक जी हमारे साथ हैं। कौशिक जी, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से जब कांग्रेस से सवाल किया गया तो बौखलाहट यहाँ पर साफ तौर पर नजर आई। उनका कहना है कि और बाकी जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि अगर बात की जाए तो दलित स्वाभिमान यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है। एक तरफ विकास के तमाम बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि सरकार को घेरा जाएगा, विकास के मुद्दे उठाए जाएंगे, कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाए जाएंगे या बाकी जितने भी अमूमन जो मुद्दे होते हैं उन पर बात की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण की अगर हम बात करें तो वो जाति के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और इसे नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन इस तरीके की चर्चाएं जब होती हैं तो वहां पर बौखलाहट नजर आती है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल है ना। नहीं, मुझे ये बताओ, जब संसद में देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि मैं ओबीसी दलित की मंत्रियों की परिचय कराना चाहता था, तो ये देश का दुर्भाग्य है ना। जब इस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जाति के आधार पर हो और सारे राजनीतिक दल के लोग या नेता ये कहें कि इस जाति के
के लिए हमारा ये प्रत्याशी है, इस जाति के लिए हमारा प्रत्याशी है। तो उस देश की राजनीति के ऊपर आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत साफ सुथरी है या केवल उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है? राष्ट्रपति महोदय के चुनाव को लेकर के हमने देखा किस तरीके की यहाँ चर्चाएं हुई जी, पूरे देश ने देखा। ये नहीं होना चाहिए था कि देश का सबसे बड़ा पद है वो, लेकिन उसको भी इन राजनीतिक दलों ने नहीं बख्शा। दूसरी बात, कोई उत्तर प्रदेश में चुनाव क्या 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है, हर राजनीतिक दल चाहता है कि मैं सत्ता तक पहुंचूं और सत्ता तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जिम्मेदार नहीं होगी। कहूंगा मैं कुछ भी मंच के माध्यम से, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैंने अभी ये कहा कि ब्राह्मणों के हित की बात हो रही है, क्या निश्चित तौर से जो मंदिरों में प्रशासक नियुक्त हैं, क्या बीजेपी ने कभी सोचा कि 30% से ऊपर प्रशासक नियुक्त मंदिरों में है, इसमें ब्राह्मणों के ऊपर क्या हो रहा होगा? क्या मस्जिदों में, गिरजाघर में या चर्च में कई प्रशासक नियुक्त होते हैं? क्या आप हिंदुत्व की बात करते हैं या ब्राह्मणों की बात करते हैं? तो इस पे आप जवाबदेही नहीं देंगे ना, आप पे इसकी जवाबदेही नहीं बनती है। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो क्या ये प्रदेश नहीं जानता कि एससी के नाम पर किस जाति की ज्यादा नौकरियां लगी? या समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ओबीसी के नाम पर किस जाति की नौकरियां ज्यादा लगी? क्या बीजेपी की इस समय सरकार है, नहीं जानने किस जाति की ज्यादा, सामान्य वर्ग के नाम पर किस जाति की ज्यादा नौकरियां लग रही हैं? और दूसरी बात, यदि वास्तव में मैं ये नहीं कहना चाहता कि निश्चित तौर से हर तबके में दबे कुचले लोग हैं, क्या कोई भी सरकार इस बात पर श्वेत पत्र लाने का प्रयास करेगी? क्या आरक्षण के नाम पर जिनको लाभ मिलना चाहिए था, वास्तव में वो 70 साल में पूर्ण हो गया या 100 साल और लगेंगे? क्या वास्तव में आरक्षण के नाम पर जो लोग ले रहे हैं, उसका जिस तरीके से उनको जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं संविधान के तहत, क्या वही लोग लेते जा रहे हैं जो बार बार उनको मिलती जा रही है? और जो लोग बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, निश्चित तौर से यदि किसी गांव की यदि आप समीक्षा कर लें तो 1-2 परिवार हैं जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, 10 परिवार ऐसे मिल जाएंगे जो आरक्षण के बारे में जानते ही नहीं या कभी उन्होंने लाभ ही नहीं लिया। तो क्या कोई राजनीतिक दल इस पर चर्चा करेगा क्या कि निश्चित तौर से कि जो लोग भी, जिन लोगों के लिए हम आरक्षण लेकर के आए थे, निश्चित तौर से वो 70 साल में पूर्ण नहीं हो पाया है, दबे कुचले लोग आज भी हैं। इस पर कौन चर्चा करेगा? इस पर श्वेत पत्र कौन लेके आएगा? केवल सम्मेलन आप करेंगे और सम्मेलन के नाम पर ये कहेंगे कि ये जाति का वोट हमें मिल जाएगा जी। प्रयास किया, और मैं कह रहा हूं तीनों बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, 2007, 12 और 17, सब लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार देकर के ये कहा कि कोई ना कोई सरकार अच्छा काम करेगी, क्योंकि हर बार खिचड़ी की सरकार होती थी और ये राजनीतिक दलों की दिक्कतें होती थी कि निश्चित तौर से वो खुल के डिसीजन नहीं ले पाते थे। लेकिन मैं कह सकता हूं 2007, 12 और 17 में किसी सरकार के सामने ये नहीं था कि साहब हमारे पास कोई दल समर्थन ले लेगा या हम फलाने दल को नाराज कर देंगे तो सरकार हमारी गिर जाएगी जी। ये हमने देखा था पहले कि शाम को जो लोग समर्थन देते थे, शाम को प्रेस वार्ता करते थे कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं और कैसे मनाया जाता था, ये सब प्रदेश जानता था। लेकिन ये 2007 और 12-17 में ये नहीं चला। निश्चित तौर से आप जाति की राजनीति करना चाह रहे हैं, धर्म की भी राजनीति करना चाह रहे हैं, तो ईमानदारी से तो करिए। बिल्कुल, उसके साथ भी आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ आप राजनीति कर रहे हैं। निश्चित तौर से कोई वर्ग आपके साथ जुड़ता है और किसी अपेक्षा और विश्वास के साथ जुड़ता है, उस वर्ग को आपने दिया क्या उस वर्ग को मिला, और वो वर्ग अगली बार दूसरे दल के साथ चला जाता है और फिर वही दल उसको वही दिखाता है ना, वही वर्ग ठगा महसूस करता है अपने आप को, फिर वो तीसरे दल के पास चला जाता है। ये कब तक राजनीति चलती रहेगी? निश्चित तौर से कि एक दूसरे के कंधे पर रख करके आप गोली चलाएंगे। निश्चित तौर से आपको ईमानदारी से, और मैं तो कह रहा हूं कोई ब्राह्मण, ठाकुर, यादव का राजनीति मत करिए, आप सारे वर्गों को साथ लेकर के करिए, लेकिन सत्ता में आने के लिए जरूरी है, इसके बगैर आप सत्ता में नहीं पहुंच सकते। ये भी बिल्कुल सच है। लेकिन जो चुनाव से पहले आपने जिस वर्ग के साथ समझौता किया, जिस वर्ग को आपने आईना दिखाया, जिस वर्ग से आपने वायदा किया, 5 साल बाद आप कम से कम उस वर्ग पर चर्चा तो कर लीजिए कि निश्चित तौर से उस वर्ग को आपने दिया क्या। लेकिन दिखता क्या है? वही कि निश्चित तौर से खाली हाथ वो वर्ग रहता है। फिर आप दूसरे वर्ग की तरफ आप लालायित रहते हैं कि अब आप दूसरे वर्ग को हम अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। ये राजनीति अब बंद होनी चाहिए। ठीक है, साक्षी जी हमारे साथ बनी हुई है। साक्षी जी, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से दलित स्वाभिमान यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है और सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देने की बात भी यहाँ पर की जा रही है, उसको कैसे देखती हैं आप? कि कहा जा रहा है कि दलितों के साथ जिस तरीके का अन्याय यहाँ पर हुआ है या जिस तरीके से
दलित उत्पीड़न यहाँ पर किया गया है उसको रोकने के लिए समय दिया जा रहा है 10 दिन का, क्या कहेंगी? देखिए, अभी कौशिक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब इलेक्शन के बाद में सब जाति और सब धर्म को साथ में लेके किसी जो भी पार्टी सरकार बनाती है उसे सब जाति और सब धर्म को साथ में लेके चलना चाहिए जी। मैं इस बात को बहुत उनका साथ देना चाहूंगी इस बात में, क्योंकि होना भी यही चाहिए। और भाजपा की जो करती है वो भी यही करती है, क्योंकि देखिए अगर आप सेंट्रल की बात करें, वहां पे जब प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि मैं अपने दलित भाइयों को, अपने ओबीसी भाइयों को या अपने महिला मंत्रियों को आपसे मिलवाना चाह रहा हूं, तो वहां उन्हें जरूरत नहीं है। वो अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं कि सरकार बन गई है, अब ये अपने समाज की बातें ये लोग उठाएंगे सांसद में। यहाँ पे जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखें, इलेक्शन आने से पहले जाति याद आती है लोगों को, इलेक्शन से पहले धर्म याद आता है। तो ये अंतर है बीजेपी में और अन्य पार्टियों में। बीजेपी किसी की जाति को लेके वोट मांगने नहीं जाती है, लेकिन जब एक बार बन जाती है उसके बाद सब जातियों में, सब धर्म में जो भी पात्र व्यक्ति है उसको अपनी योजना का लाभ देती है। तो ये जो मेजर डिफरेंस है वो ये है। हम सेंट्रल पे बात करते हैं ओबीसी की, क्योंकि भाई बात तो करनी पड़ेगी, ओबीसी की हो, चाहे दलित की हो, चाहे मुस्लिम भाइयों की हो, चाहे महिलाओं की हो, तो उनके लिए काम तो करना पड़ेगा। तो उसका अगर पहला उनका कैबिनेट विस्तार हुआ था, 2019 में सरकार बनी है, उसके बाद अगर वो मंत्री अपने हर समाज से बना रहे हैं तो उसमें परेशानी कहाँ है? लेकिन उस समाज को लेके अगर वो वोट मांगने जाए कि मैं एक डिप्टी सीएम अपना यादव बनाऊंगा, एक मुस्लिम बनाऊंगा, तो वो गलत होगा। वो जनता के साथ में भेदभाव होगा, वो जनता को जातिगत विभाजन करने की योजना होगी। तो मेरा मानना है कि सब जातियों को लेके साथ चले और जाति के नाम पे भ्रमित ना करे जनता। ठीक है साक्षी जी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो अल्टीमेटम देने की बात की जा रही है उस पर जवाब नहीं दिया आपने। उन्हें हमारी कोई मीटिंग होती है तो उसमें उन्हें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अब उनकी कब मीटिंग हो जाती है पता ही नहीं चलता, कब वो यहाँ घूमने पिकनिक मनाने आ जाते हैं उनका वो पता नहीं चलता। तो जनता को भी उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं कहूंगी मुझे भी ज्यादा उनके बारे में पता नहीं है। उनके ऐसे अल्टीमेटम को हम सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनका जनाधार ज्यादा बचा नहीं है। अगर 70 साल में उन्होंने दलितों के लिए कुछ किया ही होता तो आज स्थिति कुछ और होती और आज हम दूसरी तरीके का भारत देख रहे हो। नहीं, कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेते या डंडे के बल पर मुकदमे लगाकर उनका मुंह बंद करने का प्रयास कर देती है बीजेपी? आप कौन से मुकदमे की बात कर रहे हैं, मुझे स्पेसिफिक होकर मैं कह बताइए। रहा हूं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पास तो कम से कम बहुत अधिक मुकदमे लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा। उनका तो इतना तो किसी के ऊपर नहीं लग सकता, पता नहीं वो क्या करते हैं। लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में शायद उनका नाम है, तो चलो कहीं तो कांग्रेस का नाम आ रहा है, मैं उनको इस चीज के लिए बधाई देना नाम नहीं है, वो सोच रहे हैं अप्लाई करेंगे। अच्छा, अप्लाई करेंगे, वो जीत जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो पता नहीं वो अवश्य जीतेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को 1 नंबर पे लेकर आएंगे। कम से कम उन्हीं के माध्यम से सही कांग्रेस 1 नंबर पे आएगी। चलिए, कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। कपीश जी, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि अगर यहाँ पर तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली हैं इस चुनाव में, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जाति से इतर किसी भी तरह की तमाम जो सम्मेलन यहाँ पर जाति के साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो प्रबुद्ध सम्मेलन की हम बात कर लें बीएसपी की तरफ से किया गया, चाहे वो ब्राह्मणों को साधने के लिए यहाँ पर तमाम तरीके की रैलियाँ निकाली जाती हैं, या फिर ब्राह्मणों को साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है कि जो ओबीसी आरक्षण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था उसका दबाव समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सबको ये पता चल चुका है कि जातियों को अगर नहीं साधा तो चुनाव में हार निश्चित है, यही रीजन है। देखिए, बात जातियों के साधने की नहीं, उनके हकों की लड़ाई लड़ने की। क्योंकि अगर आप हक के लिए ही खड़े हैं और आप राजनीतिक दल हैं, आप वोटों के लिए भी खड़े हैं, सत्ता बनाने के लिए भी खड़े हैं जी, लेकिन लड़ाई स्वार्थ में निहित ना होकर के व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन होना। हाँ, माफ कीजिएगा कपीश जी, लेकिन तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ बड़ी खुशी होगी कि हकों की लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है, आप ये कह रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा समय नहीं ले लेती तमाम राजनीतिक दल इस हक की लड़ाई को लड़ने के लिए? क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तभी सबको अलग अलग जातियों के हक याद आते हैं, यही तो सवाल है। दुलिया साहब, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने या विपक्ष ने समय समय पे जिस तरीका का उत्पीड़न होता चला आया है उसके विरुद्ध आवाज न उठाई। ये मोदी और योगी सरकार है जो सर खोलने में विश्वास रखती है और बड़े हक के साथ एक कहावत है ना कि उल्टा चोर सेंधी में गाए, सेंध लगाते समय गाना जरूर गाती है। तो ये बात आप नहीं कह सकते। मैं बहुत सीधी सी बात एक बात कह रहा हूँ, देखिए
साक्षी जी ने अभी कहा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी परिचय कराना चाहते थे दलित समाज ये हो, तो मैं तो उनको सिर्फ यही कह रहा हूं कि भाई 7 साल तक उनको अवॉइड करके क्यों रखा था। या तो आप ये मान लीजिए कि आपने उनको पद इसीलिए दिया है कि 2022 का जो चुनाव है वो 2024 को तय करे, और योगी जी अपना विस्तार के लिए तैयार नहीं है। हमसे बेहतर बता देंगे आपको कौशिक जी, क्योंकि मैं उनके एंगल को जानता हूं, उनका संबंध कहां कहां है, कैसे कैसे, तो वो इस पर बेहतर राय देंगे। हम चाहेंगे कि कौशिक जी जब आपकी बारी आएगी तो आप बताइएगा। ये कवायद जब इनके यहां नहीं चल पा रही थी तो 2024 को मैनेज करने के लिए 2022 पर उन्होंने अपने यहां विस्तार किया और जन आशीर्वाद रैली निकाल रहे, यात्रा निकाल रहे। अरे भाई 7 कैबिनेट मिनिस्टर अगर आपकी यात्रा आशीर्वाद देने के लिए निकल रहे हैं तो वो सांसद तो आज से 2019 में बने थे। ये यात्रा तो उसी समय आपको निकाल देनी चाहिए थी जो आप इतना लेट में निकलवा रहे हैं। ठीक है साक्षी और जी, आशीर्वाद लेंगे क्या कहेंगे कि हमको साफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुन लें कि क्या हमको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई नहीं हम मुक्त दर्शक नहीं बन सकते। इलाहाबाद को भी समझाने जाएंगे क्या कि कहेगी कि जीनोसाइड आपने किया, या कहेगी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था राम के भरोसे थी, या वो एफिडेविट की याद दिलाएगी योगी आदित्यनाथ जी की कि साहब हम झूठ बोल रहे थे, हाँ हमारे यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, दवाओं की भी कमी है। और क्या उस चीज को भी झूठ बोलेंगे जो अमित शाह जी अभी कल आकर के बोल रहे थे मैं एक बार उकेर चुका हूं। अरे इस तरह का सरकार में रह करके इतने बड़े पद पर बैठ के झूठ छपाट संवैधानिक पद पे बैठ करके वहां पे जातियों का विभाजन एक लोकतंत्र के मंदिर में नहीं करना चाहिए। गौरवान्वित करने वाला विषय नहीं, ये अपमानित करने वाला विषय है। और अटल आडवाणी जी जिस भारतीय जनता पार्टी को या विचारधारा को लेकर के चले थे अब वो पोस्टर से गायब है साहब, कहीं एक पोस्टर पे बता दीजिए। लेकिन उनके कुछ प्रवक्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता जरूर कहते हैं कि किंचित नहीं भयभीत में, ये वाली काल के कपाल पे। अरे साहब आप काल के कपाल पे कहां लिख मिटा रहे हैं, कहां है अटल जी? और अटल जी को आपने गायब कर दिया। अटल जी कभी भी इस मंदिर से इस तरीके से लोकतंत्र का अपमान नहीं करते जो हमारे मोदी जी ने किया। ठीक है साक्षी ये जी, बहुत जवाब बड़ी दीजिए। बात है। और पेगासस मुद्दे को भी आप देख लीजिए, ये किस तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार है। 2 पत्रकारों के तो साक्ष्य मिल गए कि उनके मोबाइल पे ये किया गया है और आप साक्षी कई जी, पत्रकार जल्दी जवाब दीजिए, समय कम है। आप बताइए ये लोकतंत्र बचा है? हमेशा से रहा है काम। देखिए आप पिछले 5 साल पहले देखा जाए तो काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है, ये जनता की नहीं सुनते हैं, अपना ही बताते रहते हैं। अगर ये उस समय सुन लेते कि जनता क्या बोल रही है, अरे कुछ तो मेरे अपना ही प्रश्नों बताते का रहे, जवाब काम दे बोलता है, दीजिए काम बोलता बहन। है। मैं दे रही हूँ, मैं उस पर ही आ रही हूँ। आप बोलने तो दीजिए, मुझे कभी नहीं बोलने देते आप। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं तो जनता को जवाब देने दीजिए। आप क्यों बता रहे हैं जनता क्या करेगी? हमें आशीर्वाद देगी तो हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, नहीं देगी हो सकता है आपको अवसर मिल जाए, लेकिन उससे पहले की जो खलबलाहट आपने सब सही, लेकिन हमारी बात का जवाब मत दीजिए। सुनिए, आपको भी ब्राह्मण यात्रा ना निकाल कर आपको भी काम बोलता है याद दिलाएंगे योजना निकालना चाहिए थी। लेकिन आपने क्या किया? ब्राह्मण यात्रा निकाली है, दलित सम्मेलन करेंगे आपने। हम कहाँ निकाल सम्मेलन आप ही के द्वारा ही निकल रही है क्या? ये कैंसिल हो गया? प्रबुद्ध सम्मेलन जो हो रहा था वो सपा ही कर रही तो थी साइकिल ना। यात्रा निकाल रहे हैं ना आपकी पोल खोलने के लिए। साइकिल हो गया होगा, ठीक है। बहन आपके यहाँ की पोल खोलने के लिए हम साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल जाइए जनता के बीच उसको में, सभी जनता लगाएंगे। नहीं हवाई जहाज यात्रा सिर्फ प्रधानमंत्री निकालते हैं। 600 करोड़ रुपए देश का बर्बाद किए मेक इन इंडिया के लिए, 200 से ज्यादा मुल्क घूमे, लेकिन आज जीडीपी माइनस में चल रही है, बेरोजगारी आपके सामने है। 600 करोड़ रुपए देश का नरेंद्र मोदी जी ने बर्बाद किया है, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? 100 करोड़ रुपए का तो सिर्फ पानी पी गए मिनरल का, 100 करोड़ रुपए का मिनरल का पानी पी गए, 150 करोड़ का उन्होंने 25 लाख के सूट पहने हैं। रिवर फ्रंट 160 करोड़ से 1800 करोड़ कैसे बन गई? वहां का पानी कौन पी गया? मुझे वो बता दीजिए आप। अगर आप सुनने की भी क्षमता रखिए, थोड़ा सा जवाब अरे केवल हमें बता दीजिए ना वो कौन सी जादू की छड़ी थी जिसमें आप 7 साल में विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन गई और आप 4200 करोड़ रुपए का 7 सितारा आपने 20 एकड़ के अंदर आपने बना लिया राजमहल वहां पर कार्यालय का, जिसके अंदर 20 लाख मिसिंग ईवीएम दाखिल है। आप ये बताइए उस पर छापा कब मारेंगी अपने कार्यालय पे? ईवीएम कब बरामद होगा जो 20 लाख मिसिंग है जिसकी आरटीआई है? आप सुनते ही नहीं, ना जनता की सुनते हैं ना विपक्ष की सुनते हैं। आप उस समय अगर विपक्ष के सुन रहे होते हैं, जनता के सुन रहे होते तो आज स्थिति हो सकता है कुछ दूसरी हो। आप बस बोलते ही चले जाते हैं, काम बोलता है, काम बोलता है, काम कुछ करते नहीं है। जनता के बीच में जाते तो पता चलता है आपको कि काम क्या बोल रहे थे। हमें छोड़िए, आप सत्ता में रहेंगी अगर हम गलत करेंगे,
आप चिंता न करें, कम से कम आप जवाब दे दें। लोकतंत्र में विपक्ष का जवाब सत्ता पक्ष को देना चाहिए। देखिए, भाजपा कार्यकाल में ही ऐसा हो रहा है कि आरोपियों के ऊपर से मुकदमे वापस नहीं लिए जा रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, भू माफियाओं से जमीन वापस नहीं ली जा रही है। तो मैं आपको ये बताना अरे चाहती 9,000 मुकदमे आपने पत्थरबाजों पर से ले लिए, आतंकवादियों की मदद कर दी जम्मू कश्मीर में, और आप कह रहे हैं कि आप मुकदमे वापस नहीं लेती हैं। आप योगी आदित्यनाथ अपना स्वयं मुकदमा वापस ले रहे थे, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, या तो आप झूठ बोलिएगा तो हम इंटरप्ट करेंगे। जेल के पीछे ही जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमा होगा। भाई ये आपके कन्नौज में अरे मैं बता रहा हूँ कितने अपराधी हैं आपके पास में। ठीक है, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। ठीक है, साक्षी जी, कपिल जी, प्रतापगढ़ कांड दोहराया जाता है। साक्षी जी, कितने दंगे, अरे एक मिनट ठीक समय है, दीजिए साक्षी जी, पहले। कपिल जी शांत हो जाइए। मिश्रा जी काफी देर से कपिल कुछ जी। कहना चाह रहे हैं। जी मिश्रा जी बोलिए। कपिल जी, पुलिस पे FIR है, कपिल आप जी। जवाब नहीं दे पाएंगे। वैक्सीन बीजेपी की है, पुलिस बीजेपी की, आप हर समय शिकायत कपिल जी, इन दो लोगों को आप जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तोता मैना की लड़ाई मत लड़ाया करिए। ठीक है, मिश्रा जी अपनी बात रखिए। कपिल जी इन लोगों को तोता मैना की लड़ाई लड़ा करके आप मुद्दे को मत भटकाया करिए। ये दोनों लोग आपस में चाव चाव करके मुद्दे को हटा देते हैं। आपके सुन लीजिए, आपके प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब परिचय करा रहे थे कि पिछड़े और दलित मंत्रियों की, उसमें ब्राह्मण मंत्री नहीं था क्या? उसमें ब्राह्मण मंत्री नहीं थे क्या? हम बोल रहे हैं ना, हम जाति की अरे इस तरह की जातीय आधार पर ये जो दिक्कत हो रही है, और जिस विकास की गति भाजपा ला रही है वो विकास दुबे हैं। विकास दुबे के अलावा इनके पास कोई विकास नहीं है। जिस घोटाले की बात ये कर रहे हैं रिवर फ्रंट की, 5 साल होने जा रहे हैं, 5 साल होने जा रहे हैं, इन्होंने जांच क्यों नहीं की? सपा के लोगों को जिन्होंने घोटाला किया था उनसे मिली भगत करके आपस में साठगांठ किए हुए हैं। क्यों नहीं ये 5 साल में जांच किए? क्या 25 साल लगेंगे? 25 साल आपको लगेंगे? आपको 25 साल लगेंगे। सरकार अब आपको नहीं देगी मौका। सरकार अब ये जनता अब आपको मौका नहीं देने वाली है। ये सरकार, ये जनता आपको मौका नहीं देगी। ये घोटाले वालों को बाहर करेगी। ये जातिवाद का बीज बोने वाले और जाति आधार पर अत्याचार करने वालों को जनता नहीं माफ करेगी। ठीक है, कपिल जी, मिश्रा जी समझ रहे हैं? क्यों कूद गए? ठीक है, साक्षी जी को बोलने दीजिए। जी साक्षी। अरे अपने नेता से पूछिए महाराज। मिश्रा जी ठीक है। देखिए, अगर हम जातिगत राजनीति करते अरे तो महाराज, हम बहुत पूछिए, राज्यसभा में आपने खुला क्यों समर्थन किया भाजपा को? कपिल जी शांत हो जाइए। साक्षी जी जवाब दे रही। इसलिए कपिल साहब खुला समर्थन दिया। विपक्ष का जवाब भी तो दे दें। कौशिक जी कह रहे नहीं देते, घुमाएंगे जवाब नहीं देते। बहुजन समाज पार्टी ने इसलिए खुला समर्थन दिया। बीजेपी के पास किसी चीज का कोई उत्तर नहीं है। आने से पहले अग्रेसी चिल्लाते थे ना, इनके नाम पर विकास जो है इनका विकास दुबे है। नीतियों की जांच होगी, वो आपने 5 साल कुछ नहीं किया। तो जिस तरीके से फिर गठबंधन बसपा के साथ कर लिया, और आज अभी लग रहा था साक्षी जी को घेरने के लिए आप दोनों लोग एक हो गए। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में 2022 के चुनाव में क्या स्थिति होगी। तो मिश्रा जी, ये सब चलता है राजनीति में। और कपिल जी तो बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, ये सब समझते हैं कि हमने भी कहा तो हम भी नहीं कर पाए, और भाजपा ने कहा गोमती रिवर का तो भाजपा भी नहीं कर पाई। ये तो सच्चा पक्ष में बैठ के सब मोल भाव चलेंगे और चलते रहेंगे और चलते आए हैं। तो ये जनता सब समझती है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इन 3 बार के 2007 और 12 और 17 के चुनाव के आंकड़े देखेंगे आप, तो ये राजनीतिक दल समझ लें कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है। केवल गुमराह होने वाली नहीं है कि समाजवादी पार्टी आएगी और सत्ता में कहेगी कि मूर्तियों पर सारा पैसा लगा दिया और हमारी सत्ता में आते ही हम मूर्तियों को उखाड़ फेंकेंगे जी। और जिस तरीके से भाजपा कहती है कि आते ही आते हम समाजवादी पार्टी के घोटालों की जांच करेंगे, चाहे एक्सप्रेस वे हो चाहे गोमती रिवर फ्रंट हो, और उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जनता सब समझती है, समझिए इस बात को। केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं, काम भी कीजिए। जो राजनीतिक दल चुनाव से पहले बातें कह के आते हैं, निश्चित तौर से जनता को दिखने लगे कि जिस तरीके से विपक्ष में बैठाला है सत्ता पक्ष वाले को, तो सत्ता पक्ष वाले ने जो काले कारनामे किए हैं, या जो सत्ता में आएगा वो उसको दंड देगा, निश्चित तौर से सलाखों के पीछे भेजेगा। तो दोबारा रिपीट होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वही चीजें चलती आ रही हैं, रिपीट होती चली आ रही हैं। बिल्कुल। कपिल जी
मैं कौशिक जी का बहुत जल्दी से जवाब दे दूं। हाँ देखिए, हमारे मित्र जो हैं वो बहुत ही सत्यपरक बातें कहते हैं, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, सत्यपरक बातों में मैं कुछ विधिक चीजें डाल दूं। जी भाई देखिए, अगर हमारे पर रिवर फ्रंट घोटाले का आरोप इन्होंने लगाया था, सत्ता इनके हाथ में थी, इनको बताना चाहिए था कि आप आज तक 3 साल में चार्जशीट नहीं ला पाए महाराज, और एक भी आदमी का नाम नहीं ला पाए जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा। आप अपने ही विधायक क्या छापे मार रहे एक-एक हैं, करके साक्षी जी बोलने दीजिए, फिर क्योंकि आप वो ही के पास आ विधायक रहा हूं। कहीं और जवाब जाने आप ही की को दे। तैयारी कर रहा है। अरे सुन तो लें। अरे साक्षी जी सुनिए, मैं चूंकि पेशे से अधिवक्ता हूं, इसलिए सारी चीजों को समझता हूं कि उसका क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। आपके पास अगर चार्जशीट देने की व्यवस्था होती तो आपको 2 टिटिम्मा नहीं करना पड़ता FIR का, और मैं कानूनी चीजें जानता हूं, इसलिए बहला फुसला नहीं पाइएगा आप लोग, समझ रहे हैं। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और क्रिमिनली साइड देखता हूं। मैं इस वजह से पूरे धीरज के साथ कह रहा हूं। और आपके जो वो पूर्व DGP साहब थे जो आवारा पवारा गा रहे थे, उनसे मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि अगर आपके ऊपर जो अभिरक्षा के अंदर आपके एक आतंकवादी की मौत हुई थी और उस पर आप पे 302 का आरोप लगा था, तो हमको आप CRPC की धारा 321 सब क्लास 1 सब क्लास 2 सब क्लास 3 और CRPC की धारा 176 सब क्लास A1 का आप खाली बता दीजिए आपने कौन सा रूल फॉलो किया था। नहीं बता पाए। हमने फिर कहा कि आप हमें यह बता दीजिए कि आपने अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं किया। अगर आपके साथ ज्यादती हो रही थी तो आप माननीय हाईकोर्ट में आप क्यों नहीं जाकर के FIR क्वेश करने का आपने अपील की, आपने क्यों नहीं प्रोसीडिंग स्टे कराई। और जब भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर से केस हटा लिया, आपको राज्यसभा दे दिया और आपको अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष बना दिया, तो खजड़ी लेकर के गाना गा रहे हैं, एक लोकप्रिय सरकार को के विरुद्ध आप षड्यंत्र कर रहे हैं। मैंने ये बात रखा था और उनकी पोल खोल करके रख दी थी। और साक्षी दिवाकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोई भी भ्रष्टाचार किया होता, अब तक योगी जी गाड़ी पलट दिए होते, चलिए, गाड़ी ठीक है, पलट साक्षी दिए जी, होते। जल्दी से जवाब दीजिए, मैं आपको समय कह कम रहा हूं। देखिए, रिवर फ्रंट पे जैसे ही वहाँ पे छापे पड़ते हैं, उस मुकदमे में जैसे ही छापे पड़ते हैं तो लोगों को एकदम इलेक्शन याद आ जाता है कि 6 महीने बाद इलेक्शन है, इसलिए भाजपा ऐसा करवा रही है। तो भाजपा तो कुछ भी करवाए, कभी जिला पंचायत। अरे भाई, आज तक चार्जशीट क्यों नहीं? 90 दिन में चार्जशीट आनी चाहिए थी। होगी आपकी 90 दिन में चार्जशीट आनी चाहिए थी। विधिक जवाब दीजिए, आप सरकार की प्रवक्ता है। देखिए, आप सुनिए मेरी बात। आपको कारण बताना पड़ेगा देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रही हैं आप। कपिल जी, आप कपिल जी। बताइए, 90 दिन के अंदर जो चार्जशीट आनी चाहिए वो 3 साल में क्यों नहीं है? ठीक है कपिल जी जवाब दे रही हैं, ये सुन लीजिए, गुमराह कर सुन रही लीजिए। है। ठीक है कपिल जी, ये सरकार की बोलने तो प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, विपक्ष में नहीं बैठी है, इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है कपिल इन्होंने जी, सुन 90 दिन लीजिए, में सुन चार्जशीट लीजिए, क्यों नहीं समय दी? कम है। कपिल जी शांत हो जाइए, ठीक है। साक्षी जी बोलिए। कोर्ट में भी ऐसे अरे, इनको पता ही नहीं है। जज आपको डांटते नहीं। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आप कोर्ट में भी ऐसे चिल्लाते दूसरी जी पार्टी साक्षी को जी बोलने बोलिए, का शांत हो मौका गए। दिया कपिल जी जाता शांत हो गए, आप बोलिए, देखिए, जल्दी से उसमें बोलिए, समय कम है। उसमें और आगे भी कार्रवाई होगी उसमें। सुनिए, उसमें अभी होगा। और मैं दूसरी बात अभी अरे मैम, हम आपके ऊपर भी गुस्सा नहीं हो रहे हैं। की बात करते हैं। सुनिए अमित शाह जी अभी आए थे, वो यहाँ विकास के कार्यों की बात करके गए। आपकी तरह जाति में विभाजित नहीं करते हम प्रदेश को। हम अगर दलित, अरे हमारा फीता काट के गए हैं, वो हमारा फीता काट करके गए। फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हमने बजट दिया था, हमारे समय की चीजें हैं। और आपने 16.2 करोड़ रुपए का जो जाकर के रोपवे काटा है, वो भी समाजवादी पार्टी का ही था। चलिए, ठीक है, और ठीक है। आपको एक बात बता दें, वो भी आपने मुद्दे से मत PPP कर भटकिए। दिया। कपिल जी, साक्षी जी आपने शांत हो जाइए, पैसा समय लगवाया, कम है हमारे और पास। मिश्रा जी प्राइवेट उसमें कमाई फाइनल जाएगा। कमेंट्स आपके, इसमें जल्दी से, उत्तर समय प्रदेश कम है। सरकार का कोई साक्षी योगदान नहीं जी, है। कपिल झूठ जी बोलिए, ना देश शांत को हो जाइए, बदलाइए। शांत हो जाइए। कपिल जी। कौशिक जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। कपिल- एक हाँ मिश्रा जी फाइनल कमेंट जल्दी, समय कम है। बीघा जमीन भूमि माफियाओं से ली गई है, उसके ऊपर निर्माण कार्य हो रहा है उसका। तो ही नहीं बस। ठीक है, देखिए, ऐसा हाँ। है कि अरे बीजेपी जल्दी मिश्रा जी, कार्रवाई कर नहीं है। लीजिए। ठीक है, कपिल जी, अब शांत हो जाइए। कार्रवाई कर लीजिए। जात काय भगा धर्म की देती है राजनीति ये? करते हैं। हाँ। इनको किसी भी उसमें चार्जशीट में 90 दिन का जो समय है ना, जो अभी कपिल जी कह रहे थे कि इसको 3 साल 4 साल गुजारते रहेंगे, इनकी कोई भी जांच की स्थिति नहीं है, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार आगे खुलेगा। चलिए, ये ठीक है, इनके ठीक डर है। खुशी इसलिए दुबे यहाँ चाहे पर इस बार मुद्दा नहीं खुशी है, दुबे ये हम हो, कहीं- उनमें हाँ। भी भ्रष्टाचार ठीक है मिश्रा जी, नहीं, मुद्दा नहीं, हाँ। चार्जशीट मुद्दा है। हाँ मुद्दा चार्जशीट का है। चलिए
ठीक है ये ठीक है जांच कौशिक नहीं जी जल्दी से करेंगे। जल्दी ये से अभी समय अपना कम जो करो। 450 करोड़ रुपए का जो घोटाला कपिल जी, भतीजे ने अरे किया है कपिल जी, उसका भी तो जरा बता दीजिए कि ठीक है, कपिल जी, कपिल जी, सुन लीजिए। कैसे चढ़ी हुई है सुन लीजिए, कि बहन कपिल जी, मायावती भाजपा के साथ खड़ा होना मिश्रा जी आपने कपिल जी क्यों आप नहीं जांच सुनिए। कराई भाई? कौशिक जी जल्दी कपिल बता जी, दीजिए कि अभी आनंद जी ने कितना घोटाला किया है 4.5 करोड़ का। नहीं कपिल जी, आप 3 अरे, बार एक सत्ता तो में पैसे रहे की हैं बताओ उत्तर ना। प्रदेश इसी की वजह से नहीं, हाथी 3 जाकर बार के कमल फूल पे कपिल खड़ा हो जी, आप गया। सुन लीजिए ठीक है ना। कपिल जी सुन लीजिए अब समय कम है। आप 3 बार सत्ता में रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बड़े अच्छे अधिवक्ता हैं। आपको पता होगा कि आपकी सरकार में दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसे केस हैं जहां 90 दिन में चार्जशीट नहीं गई। ये आप भी जानते हैं। हाँ अब साक्षी नई प्रवक्ता है तो आप उनको घेर लेते हैं चिल्ला करके, अब बात अलग है। लेकिन यदि वास्तव में ईमानदारी से आप बात करेंगे, नहीं आप नहीं, मैं बता रहा हूँ आप भी जानते हो केस हो सकता है वो केस आपने भी लड़े हों। चलिए ठीक है कौशिक जी, मैंने ठीक। दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या इसलिए कही ठीक है, कि ठीक। सैकड़ों ऐसे केस थे जहां 90 दिन में चार्जशीट नहीं गई। साक्षी जी तो जल्दी से अपनी ये बात रख सत्ता में दीजिए। रह करके एक क्या मिनट है, क्या खेल जल्दी। खेला जाता है, ठीक है ये आपसे ज्यादा कोई बेहतर थोड़ी जानता है। बेहतर जान सकते हैं क्योंकि इनके कार्यकाल में आतंकवादियों के ऊपर से भी मुकदमे वापस ले लिए जाते थे। हाँ। ये संरक्षण दिया जाता भूमाफियाओं को। अभी जिस बात अरे 9000 आतंकवादियों ठीक है। पर से आपने मुकदमे वापस लिए हैं। जम्मू में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपने ISI से पठानकोट हमले की जांच करवाई है। आप ठीक है पाकिस्तान के साथ ठीक जाके है खड़े कपिल हैं। जी आप साक्षी इस नवाज तरीके शरीफ से को चर्चा आगे नहीं भेंट बढ़ करती पाएगी, हैं। समय कम आप है। हम भेंट इस करती चर्चा को हैं। हमें यही आप विराम दाऊद देना इब्राहिम से जाकर होगा। आप के सभी वहाँ मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से जातिगत समीकरण को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्माती हुई नजर आती है और जब इस पर सवाल किए जाते हैं तो बौखलाहट भी यहां पर कई बार देखने को मिलती है। अब सवाल यही है कि क्या इस बार का चुनाव भी जातिगत समीकरण के इर्द गिर्द घूमता ही रहेगा या वोटर्स इस बार इस भंवर से बाहर निकलकर अपना मत का इस्तेमाल यहां पर करेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.